अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस को। सो व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज बोथ ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड द यूट्रस। अगर हमारे पास जो है एंडोमेट्रियल टिश्यूज आउटसाइड द यूट्रस कहीं पे भी पेल्विस में, ओवरीज में या कहीं पे भी फेलोपियन ट्यूब में अगर ग्रो करेगा तो उसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। अगर हमारे पास एंडोमेट्रियल टिश्यूज विद इन द यूट्रस ग्रो करेगा तो हम उसको कहेंगे विद इन द यूट्रस में मायोमेट्रियम के किसी एक लेयर में जब जगह ग्रो कर देगा तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहेंगे। लेकिन अगर आउटसाइड द यूट्रस इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अगर ये ग्रो करता है एंडोमेट्रियल टिश्यू तो उसको हम कहेंगे एडिनोमायोसिस। अब जाहिर है कि अगर कहीं एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रो हुआ हुआ है तो और वो टिश्यू जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी सिमिलर होगा एंडोमेट्रियल टिश्यू से। तो जैसे जैसे साइक्लिक चेंजेस आएंगे तो वो भी हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस तरह के हमारे पास यूट्रस के एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्ड करेगी, इसी तरह जहाँ जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो हुआ होगा वो भी हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये होता क्यों है, इसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है मेटास्टैटिक थ्योरी या फिर सैमसन्स थ्योरी ऑफ मेंस्ट्रुअल रिगर्जिटेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है, नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन का फ्लो डाउनवर्ड होता है थ्रू वजाइना। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन जो है तो इनके जो वायबल सेल है उसके दौरान एंडोमेट्रियम के मेनिस्ट्रेशन के दौरान एंडोमेट्रियम के जो वायबल सेल हैं वो पीछे को चले जाएं, रेट्रो पीछे को जाने को कहते हैं, रिगर्जिटेशन हो जाना उनकी पीछे को जल चले जाए और वहीं पे वो इम्प्लांट हो जाए, फिर फर्दर आगे फेलोपियन ट्यूब में या पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हो जाए। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेट्रोग्रेड मेनिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द ट्यूब्स बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड मेनिस्ट्रेशन, और वहाँ पे वायबल सेल्स इम्प्लांट कर देते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी, जिसमें हमारे पास जो बॉडी की सिलोमिक मेम्ब्रेन जो होती है वो डी डिफरेंशिएट हो जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंडोमेट्रियल टिश्यू में। यानी कोई भी जो अदर पार्ट्स है जहाँ पे हमने अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो जो वो उन सेल्स में ऐसा होगा कि वो खुद ही जो है डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंडोमेट्रियल टिश्यूज में। और मतलब ये एक्टोपिक साइट्स को एक्सप्लेन करता है। अब हमारे पास स्प्रेड कैसे होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज का जो स्प्रेड होता है वो लिम्फ के जरिए या फिर ब्लड हेमाटोजीनियस स्प्रेड के जरिए होता है एंडोमेट्रियल सेल्स का। क्योंकि हमारे पास जो है कम्युनिकेशन होता है इन सारे ऑर्गन्स के लिम्फेटिक्स का। ये सारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास है यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, पेल्विस, वजाइना, लिम्फ नोड्स, किडनीज एंड अम्बिलिकस। इनके इन सारे ऑर्गन्स के लिम्फेटिक्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से एंडोमेट्रियल सेल्स जो है इनका इन लिम्फेटिक्स के जरिए और इसके अलावा ब्लड के जरिए स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर है, इसकी वजह से भी मतलब अगर किसी फैमिली में किसी और को है तो उस रिस्क इससे भी रिस्क बढ़ जाता है। और लास्ट में हमारे पास है कि वैसे अगर कहीं और आप बॉडी का एंडोमेट्रियल सेल जाएगा तो नॉर्मली उसको इम्यूनिटी जो है रिमूव कर देंगी। लेकिन अगर हमारे पास किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लियरेंस नहीं होगी एंडोमेट्रियल सेल्स की और वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे। इन्फ्लेमेशन में भी एसोसिएटेड होती है एंडोमेट्रियोसिस में भी एसोसिएटेड विद सब क्लिनिकल पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से भी हो सकती है। और ये इटसेल्फ भी एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियोसिस में अगर कहीं पे एक्टोपिक साइट्स पे एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो हुआ हुआ है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस भी है, टाइप्स हैं ये इसकी, और एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस भी है। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस में पेरिटोनियम में भी ग्रोथ कर सकता है, ओवरीज में भी ग्रोथ कर सकता है, इसके अलावा ब्लैडर में भी ग्रोथ कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जीआईटी ट्रैक में भी, यूरिनरी ट्रैक में स्कार कहीं पे हुआ अम्बिलिकल स्कार या पेरिटोनियल स्कार तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकता है एंडोमेट्रियल टिश्यू। वजाइनल एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है और थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है। यानी ये स्प्रेड जो हमने पढ़ा है हिमेटोजीनियस और लिम्फेटिक स्प्रेड, तो उसके जरिए जो है ये लंग्स में भी जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो ये आप लोगों ने डी याद रखने हैं कि हमारे पास डिसमेनोरिया होगा, डिसपेरूनिया होगा, इसके अलावा डिस्चेजिया भी है और डिसयूरिया भी है। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो मोस्टली सिम्टम्स हैं वो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद रखने का। इसके अलावा डीप सीटेड पेल्विक पेन भी होगा। तो डिस्मेनोरिया कहते हैं कि पेनफुल मेनिस्ट्रेशन होना, डिस्पेरेनिया यानी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, और इसके अलावा डिसयूरिया पेन ड्यूरिंग यूरिन, मतलब अगर यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व है, उधर एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रो हुई है तो जब यूरिन पास करेंगे तो तब पेन होगी। डिस्चेजिया कहते हैं कि जब डेफिकेशन के दौरान पेन होगी अगर इसमें रेक्टल इन्वॉल्वमेंट होगी तो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है
इसके नेक्स्ट फर्दर सिम्टम्स हैं कि अगर एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है तो हमारे पास साइक्लिक रेक्टल ब्लीडिंग होगी या फिर हिमाचूरिया होगा, यानी यूरिन में ब्लड आएगा या फिर रेक्टम में ब्लड आएगा। अगर हमारे पास दोनों इन्वॉल्व हुए तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस है तो साइक्लिक पेन होगी और ब्लीडिंग होगी एट द स्कार, जहाँ पे जैसे अम्बिलिकल स्कार है, अगर वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करा है तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग भी होगी और पेन भी होगी। अम्बिलिकल एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट एज अम्बिलिकल मास विद साइक्लिक पेन। और पल्मोनरी एंडोमेट्रियोसिस अगर होगी तो साथ में हमारे पास हीमोथेरिक्स होगा और हेमोटाइसिस होगा, ठीक है, यानी कफ के दौरान जो है वो ब्लीडिंग होगी। जाहिर है कि वो हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जब साइक्लिक चेंजेस आएंगे तो वहां से जहाँ जहाँ वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो हुआ होगा वहां पे भी ब्लीडिंग होगी। अब आपको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। इससे हमें ये पता लगेगा अगर हमारे पास जो है ना एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो ओवरीज तक चला जाता है तो वो वहाँ पे एज अ चॉकलेट सिस्ट प्रेजेंट करता है, कि वहाँ पे जो है मतलब ऐसा फील होता है कि जो फॉर एग्जांपल एक एंडोमेट्रियल टिश्यू है जाके ओवरीज में, एंडोमेट्रियोमा जो है यहाँ पे एज अ प्रेजेंट करता है सिस्ट, और यहाँ पे अगर ब्लड एकमुलेट हो जाए तो वो अल्ट्रासाउंड पे एज अ चॉकलेट सिस्ट जो है वो हमें नजर आएगा। तो जब भी हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे तो उससे वो हमें फायदा होगा कि हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये एक एंडोमेट्रियल सिस्ट है या फिर डर्मोइड है, ठीक है। तो उससे हमें ये फायदा होगा, अगर एंडोमेट्रियल सिस्ट होगी तो हमें अल्ट्रासाउंड पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस शो होगी, और अगर डर्मोइड सिस्ट होगी तो हमारे पास जो है शेडोइंग भी पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडोइंग होगी, और इसके अलावा हमें प्रेजेंस होगी, मतलब वहाँ पे बोन की टीथ की उस सिस्ट में प्रेजेंस होगी, मतलब मिल जाएंगे वो। तो जब पता लग जाएगा कि ये डर्मोइड है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है। इसके अलावा ये हमारे पास मार्कर है CA-125 मार्कर्स, इनका जो है लेवल भी हम चेक करेंगे सीरम, प्लाज्मा और यूरिन में। तो ये भी हमारे पास इंक्रीज हुए होंगे मॉडरेट टू स्पेयर एंडोमेट्रियोसिस में। और इसका अलावा ये कैंसरस में भी, ओवेरियन कैंसर में भी इनका लेवल रेज होता है, तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम ये करवा रहे हैं और वो रेज है तो हम कहेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस है, तो फर्दर हम टेस्टिंग करेंगे। जो लेप्रोस्कोपी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें इंटायर पेल्विस को हम एग्जामिन करते हैं सिस्टमैटिकली क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका ये फायदा होता है कि अगर हमें कोई स्पेसिमेन मिल जाए तो फिर हम उसकी बायोप्सी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिजीज को की स्टेजिंग में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा कॉमिटेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके अलावा हमें ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा ये गाइड कर देगा, ठीक है। फर्दर हम CT और MRI भी करवा सकते हैं, इसकी भी पिक्चर आइडेंटिकल पिक्चर होगी एज एन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। इसके अलावा कलर डॉपलर फ्लो से हमें पता लग जाएगा अगर वेस्कुलर लेरिटी वहाँ पे इंक्रीज हुई हुई है तो उसका भी पता लग जाएगा। साइटोस्कोपी से हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ब्लैडर इन्वॉल्व है या नहीं है। सिग्मोइडोस्कोपी से बाउल सिम्टम्स को हम जो है मतलब अगर पेशेंट में बाउल सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे उसको डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर हम सिग्मोइडोस्कोपी भी करवाएंगे। इसके अलावा एंटी एंडोमेट्रियल एंटीबॉडीज भी हमें मिलेगी इन सीरम, पेरिटोनियल फ्लूइड एंड एंटी मेट्रियोटिक फ्लूइड एज वेल एज इन नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यूज। और हमारे पास हिस्टोलॉजिकल एग्जाम कंफर्मेशन भी जरूरी है। अब इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, या हम मेडिसिन देंगे या फिर अगर हम मेडिसिन पहले देखेंगे वहां से अगर हमें पेशेंट रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर हम जो है सर्जरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी सर्जरी की तरफ जाने से पहले ये भी चेक करेंगे कि उसकी क्या वो फैमिली आगे आगे चाहती है या नहीं। अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर हम उसके लिहाज से सर्जरी भी चूज करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो भी उसको साइनिक सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करिए, जैसे पेन है तो उस पेन के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, और इसके अलावा एनाल्जेसिक्स में भी हम एनसेड्स को देंगे और अपॉइड्स को अवॉइड करेंगे। और अगर फीमेल जो है वो मतलब टाइम में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो फिर हम उसको कंबाइंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देंगे, जो कि हम एडमिनिस्टर करेंगे इंटरमिटेंटली या फिर कॉन्टिन्यूसली। इसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो फिर हम उसको कहेंगे कि आप सिर्फ ओरल प्रोजेस्टेरोन्स जो है ना वो लें, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन्स की वजह से लेने की वजह से जो है हमारे पास एमनोरिया जो होगा वो होगा, और मतलब उसको मेनिस्ट्रेशन वाला मतलब उसकी ब्लीडिंग नहीं होगी, तो एमनोरिया हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो होती है हमारे पास विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो इस वजह से हम ये जो है इसके अलावा ये ओरल प्रोजेस्टेरोन जो है एंटी ऑस्टियोजेनिक इफेक्ट देते हैं, और इनकी कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा हम डेनाजोल देंगे जो कि सिंथेटिक डेरिवेटिव है इथाइल टेस्टिरोन के। गोनेडोट्रोपिक एनालॉग भी दे सकते हैं। इसमें ये क्या होता है, ये शट डाउन कर देता है, मतलब जब हार्मोन्स जो है रिलीज नहीं होंगे तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यूज की जो है ना एट्रोफी हो जाएगी।
अब अगर फीमेल जो है उसको क्योर नहीं हो रहा, मेडिसिन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो सर्जरी में भी पहले हमारे पास क्या है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें हम मतलब थोड़ी सी सर्जरी करेंगे, जिसमें एस्पायरेशन पहले होगी पेरिटोनियल फ्लूइड की इन कल्डी सैक। और इसके अलावा अगर हमारे पास इम्प्लांट एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो है या जो भी है, अगर उनका साइज जो है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है, तो हम उनको डिस्ट्रक्शन, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे डायथर्मी के जरिए, वॉटराइजेशन और वेपराइजेशन के जरिए। इसके अलावा अगर लार्ज लेजन्स हैं और चॉकलेट सिस्ट है, तो उनको हम एक्साइज कर देंगे। और रेजिडुअल लेजन्स कैन बी डील विद हार्मोनल थेरेपी, जैसे ये हमने ऊपर भी बात की कि जो अगर लेजन्स हैं तो उनको हम हार्मोन्स के जरिए डील, हार्मोनल थेरेपी देके उनकी एटोपी करवा देंगे। इसके अलावा कॉटराइजेशन ऑफ सिस्ट वॉल इन यंग फीमेल्स। फर्दर हम सर्जरी में क्या करेंगे कि हम जो है लेप्रोटमी करेंगे इन एडवांस्ड एंड लार्जर लेजन्स इफ मेडिकल थेरेपी फेल्स। अगर मतलब मेडिकल थेरेपी फेल कर जाती है तो फिर हमने लेप्रोटमी करनी है। उसमें हम लोगों ने डायसेक्शन एंड एक्सीजन करनी है चॉकलेट सिस्ट की, सेल्फ इंजनो ओफोरेक्टमी करनी है, यानी फेलोपियन ट्यूब और एक ओवरी को निकाल देंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास यूट्रस जो है इन्वॉल्व है, तो उसको हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है। एंड बायलेटरल सल्पिंजोफरेक्टमी कर सकते हैं। प्री मेनोपॉजल वूमन है तो मतलब अगर उसको मेनोपॉज अभी नहीं आया और हमने उसका अगर हिस्टेक्टमी की है, तो उसको HRT की जरूर उसको सजेस्ट करेंगे। उसके बाद HRT फॉलोइंग द बायलेटरल ओवेरियन रिमूवल इन यंग वुमेन में बी प्रिस्क्राइब अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एज अ रिस्क फॉर रीअकरेंस रिमेन्स। तो HRT में भी हम लोग हॉर्मोन्स देते हैं। तो अगर हमने एक साइड की जस्ट ओवरी को रिमूव किया है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ी हम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, क्योंकि अगर हम दोबारा हॉर्मोन्स देंगे तो रीअकरेंस हो सकती है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज दोबारा ग्रो कर सकते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टमी और हम बायलेटरल ओफरेक्टमी उस वुमेन में कहेंगे जिसमें जो है सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा सीवियर हो और फर्टिलिटी उसका भी प्रॉब्लम ना हो उसको, यानी उसको भी फैमिली में उसकी भी कंप्लीट हो, सिम्टम्स भी सीवियर हो, तो फिर हम उसमें हिस्टेरेक्टमी भी कर देंगे और साथ में बायलेटरल ओफरेक्टमी भी कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।